नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इटली के बैंक की जांच से घिरा अडानी ग्रुप, चांगली और साथी के खातों की जांच, विदेशी खातों से शेयर निवेश पर शक, जांच पर अडानी समूह बोला आरोप बेबुनियाद। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के झटके से अभी अडानी ग्रुप पूरी तरह उबरा भी नहीं था कि अब यूरोप से एक बड़ी खबर आ रही है। इटली के सबसे बड़े बैंक इंटेंसा सान पाओलो ने अडानी परिवार से जुड़े संदिग्ध लेन देन की जांच की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच में 3 अरब डॉलर यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और संदिग्ध खातों का पता चला है। ये पूरी जांच गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के 2 कारोबारियों, ताइवानी कारोबारी चांग चुंग लिंग और दुबई के नासिर अली शाबान अहली के इर्द गिर्द घूम रही है। बैंक की आंतरिक जांच में 3 ऐसे खाते मिले जिनमें 3 अरब डॉलर से ज्यादा की भारी भरकम संपत्ति जमा थी। बैंक को अंदेशा है इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में निवेश के लिए किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि विनोद अडानी की यूएई स्थित कंपनी और चांग की कंपनी के बीच कर्ज से जुड़े कई लेन देन हुए थे। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद इटली के इस बैंक ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत एहतियात बरतते हुए इन खातों पर पाबंदी लगा दी है। अब बिना विशेष अनुमति के इन खातों से कोई लेन देन नहीं हो सकेगा। वहीं फरवरी 2023 में हुई बैंक के साथ मीटिंग में इन दोनों कारोबारियों ने स्वीकार किया कि ये खाते उन्हीं के हैं। दोनों ने बैंक को लिखित में बताया कि उन्होंने ये निवेश इसलिए किया क्योंकि वो अडानी परिवार के करीबी हैं और उनसे उनके निजी संबंध हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है। इटली के बैंक की जांच पर टिप्पणी मांगे जाने पर अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों यानी चांग और अहली को अडानी परिवार का मुखौटा यानी फ्रंट मैन बताया जा रहा है, वो असल में पब्लिक शेयर होल्डर यानी आम निवेशक हैं। प्रवक्ता ने लिखा कि भारतीय कानून के अनुसार शेयर बाजार में लिस्टेड कोई भी कंपनी तय नहीं करती कि उसके शेयर कौन खरीदेगा। न ही कंपनी को यह पता होता है कि उन निवेशकों के पास पैसा कहां से आ रहा है। ये जिम्मेदारी रेगुलेटर्स यानी सेबी को होती है। ग्रुप ने कहा यह कहना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने अपने प्रमोटर्स के शेयरों की जानकारी छिपाई है। उन्होंने कानून के हिसाब से सारी जानकारी सरकार को दी है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों का वो पहले ही जवाब दे चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी अदालतों और रेगुलेटर्स ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, इन मामलों की पूरी जांच कर ली है। अडानी ग्रुप का कहना है कि उनकी सभी कंपनियां हर देश के कानून का पालन कर रही हैं और उन्हें भारत की कानूनी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वहीं जिन 2 कारोबारियों पर सवाल उठे थे यानी चांग और अहली, उन्होंने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। एआई समिट में अव्यवस्था के लिए अश्विनी वैष्णव ने मांगी माफी। बोले व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत की जा रही है। समिट में अव्यवस्था से सरकार की हो गई किरकिरी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को एआई समिट में आई परेशानियों के लिए लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पहले दिन भीड़ और व्यवस्था से जुड़ी दिक्कतें सामने आई, जिसके लिए वो खेद जताते हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूरी मेहनत की जा रही है। बता दें, सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसमें एआई से जुड़ी तेजी से बदलती तकनीक पर चर्चा हो रही है। ये सीरीज का 4था सम्मेलन है और अब तक का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। लेकिन पहले दिन जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तब सम्मेलन स्थल के कुछ हिस्से खुले नहीं थे। कई लोगों ने प्रवेश व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को लेकर शिकायत की। एआई समिट में रोबोटिक डॉग पर विवाद के बाद बोली गलगोटियास यूनिवर्सिटी। कहा हमने बनाया, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। रिपोर्ट में दावा था विश्वविद्यालय ने एआई समिट में रोबोटिक डॉग को पेश किया। ग्रेटर नोएडा की गलगोटियास यूनिवर्सिटी एआई समिट दिल्ली में चीनी रोबोटिक डॉग यूनिट्री GO2 को अपने ही विकसित ओरियन के रूप में पेश करने के आरोपों में विवादों में आई, जिसके बाद उसकी सफाई आई है। यूनिवर्सिटी ने एक्स पर बयान जारी कर कहा है कि हाल ही में यूनिट्री से प्राप्त रोबो डॉग सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये चलती हुई क्लासरूम है। हमारे छात्र इसके साथ प्रयोग कर रहे हैं, इसकी सीमाओं को परख रहे हैं और इस प्रक्रिया में अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि गलगोटियास ने ये रोबोडॉग नहीं बनाया और ना ही कभी ऐसा दावा किया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि विश्वविद्यालय ने ये रोबोटिक डॉग खुद बनाया। वीडियो में एक महिला कहती हुई दिखाई दी कि यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने ओरियन विकसित किया। इस वीडियो के कारण कई लोगों ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाए कि ये आयातित तकनीक को खुद की बता रहे हैं। कांग्रेस ने हरदीप पुरी से 62 ईमेल्स के बारे में स्पष्टता मांगी। पूछा जून 2024 में पुरी किस क्षमता में एप्स्टीन से मिले। पूछा अगर सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे थे तो पहले इस्तीफा दे।
मंगलवार 17 फरवरी को कांग्रेस ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर एप्स्टीन फाइल से विवाद में झूठ बोलने का आरोप लगाया। पार्टी ने उनसे 62 ईमेल्स के बारे में स्पष्टता मांगी जो उन्होंने अमेरिकी सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ 2014 से 2017 के बीच भेजे थे। कांग्रेस ने फिर से मंत्री का इस्तीफा मांगने की बात दोहराई। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केवल 2014 में ही 9 मुलाकातें हुई और कुल 2014 से 2017 के बीच 14 मुलाकातें हुई। उन्होंने कहा कि 2014 और 2017 के बीच पुरी और एप्स्टीन के बीच 62 ईमेल्स हुई। इनमें से पुरी ने 32 और एप्स्टीन ने 30 ईमेल भेजी। 5, 6, 8, 9 जून, 19, 23, 24 सितंबर और 9, 10 अक्टूबर 2014 को हुई मुलाकातों में क्या चर्चा हुई? खेड़ा ने सवाल किया कि जून 2024 में पुरी कौन सा पद संभाल रहे थे और किस क्षमता में एप्स्टीन से मिले। उन्होंने कहा कि हाल ही में पुरी के इंटरव्यू में कई झूठ बोले गए। खेड़ा ने कहा, अगर पुरी निजी नागरिक के रूप में एप्स्टीन को सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे थे तो पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, फिर सफाई देनी चाहिए। ओम बिरला की बांग्लादेश के पीएम से मुलाकात, पीएम मोदी का पत्र तारिक रहमान को सौंपा, भारत आने का दिया न्योता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता तारिक रहमान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के पीएम मोदी की ओर से लिखा गया एक शुभकामना पत्र उन्हें सौंपा। इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के हालिया संसदीय चुनाव में बीएनपी की जीत और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में तारिक रहमान, उनकी पत्नी डॉक्टर जुबैदा और उनकी बेटी जाइमा को भारत आने का न्योता भी दिया। उन्होंने लिखा कि भारत में उनका दिल से स्वागत किया जाएगा और ये यात्रा आपसी सहमति से तय समय पर हो सकती है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के निधन पर शोक संदेश भेजा था। यह संदेश विदेश मंत्री एस जयशंकर के माध्यम से भेजा गया था। अब देखना यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते बीएनपी के आने के बाद कितने सुधरते हैं। असम चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में होंगे शामिल। राहुल गांधी ने की थी बात, कोशिश हुई नाकाम। असम के वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के अपने फैसले पर कायम रहने का फैसला किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि भूपेन बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भूपेन बोरा से उनकी बातचीत हुई है और बोरा ने साफ कर दिया है कि वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला कर लिया है। बता दें, कांग्रेस की ओर से उन्हें मनाने की काफी कोशिशें की गईं। राहुल गांधी और असम के कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी उनसे बात की, लेकिन मुख्यमंत्री शर्मा के साथ करीब 1 घंटे की बैठक के बाद भूपेन बोरा ने अपना फैसला नहीं बदला। बता दें, भूपेन बोरा को साल 2021 में असम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनका आरोप है कि पार्टी में उन्हें धीरे धीरे किनारे किया गया और उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। पिछले साल मई में गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। भले ही भूपेन बोरा को गठबंधन समिति की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अहम फैसले गौरव गोगोई ही ले रहे थे। इससे भूपेन बोरा नाराज बताए जा रहे थे। हेट स्पीच के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोला याचिका बीजेपी सीएम्स को निशाना बनाती है। कहा, एक पार्टी या कुछ नामों को चुनना सही नहीं। याचिका में हिमंता, योगी, फडणवीस, धामी जैसे नेताओं के बयानों का जिक्र है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा, ये याचिका निष्पक्ष नहीं है और इसमें केवल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ही निशाना बनाया गया, जबकि दूसरे दलों के नेताओं के ऐसे बयानों का कोई जिक्र नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि देश का माहौल जहरीला हो गया है और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने तुरंत कहा, याचिका कुछ खास लोगों को टारगेट करती दिख रही है। अदालत ने साफ कहा कि अगर नफरत भरे भाषणों का मुद्दा उठाया जा रहा है तो वो सभी राजनीतिक दलों और नेताओं पर बराबर लागू होना चाहिए। सिर्फ एक पार्टी या कुछ नामों को चुनना सही नहीं है। बता दें, याचिका में असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों समेत कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों का हवाला दिया गया था। इस पर अदालत ने कहा कि दूसरे पक्ष के नेताओं के उदाहरण क्यों नहीं दिए गए। अंत में कपिल सिब्बल ने याचिका में बदलाव के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि संशोधन के बाद ही इस याचिका पर सुनवाई होगी। इमरान खान के सपोर्ट में आए गावस्कर, कपिल समेत 14 पूर्व कप्तान। पाकिस्तान की सरकार को लिखा लेटर, इमरान खान जेल में बंद, स्वास्थ्य को लेकर बुरी खबर।
क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के खराब स्वास्थ्य पर चिंता जताई है और पाकिस्तान की सरकार से पूर्व पाकिस्तानी कप्तान को बेहतर सुविधाएं देने की अपील की। भारत के सुनील गावस्कर और कपिल देव सहित दुनिया भर के 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लेटर लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री और वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इमरान खान के साथ जेल में निष्पक्ष व्यवहार करने की मांग की। भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भी पाकिस्तान सरकार को पत्र लिखने वाले क्रिकेटर्स का समर्थन किया। बता दें, हाल ही में इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेल में बंद इमरान खान की आंखों की रोशनी लगातार कम हो रही है। इसी को लेकर 17 फरवरी को जारी संयुक्त बयान में कई देशों के पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने उनके स्वास्थ्य और जेल की परिस्थितियों को लेकर गंभीर चिंता जताई। सभी ने अपने लेटर में इमरान खान के क्रिकेट योगदान को याद दिलाते हुए पाकिस्तानी सरकार से अपील की है। पाकिस्तान ने मैच क्यों खेला, पीसीबी चीफ ने बताया। बोले, श्रीलंका के राष्ट्रपति की वजह से मैच हुआ संभव। राष्ट्रपति दिशानायकों को मोहसिन नकवी ने दिया धन्यवाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विश्व कप क्रिकेट मैच के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायकों को क्रेडिट दिया है। मोहसिन नकवी मैच के दौरान श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पीएम शहबाज शरीफ ने उन्हें विशेष रूप से शुभकामनाएं देने के लिए भेजा है। नकवी ने कहा कि इस मैच के कारण लगभग 2 अरब लोगों का मनोरंजन हुआ और ये सब श्रीलंका के राष्ट्रपति की वजह से संभव हो पाया। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के साथ मैच खेलने को लेकर कई समस्याएं थी, लेकिन जैसे ही पीएम को श्रीलंका के राष्ट्रपति का फोन आया, उन्होंने साफ कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं है और मैच जरूर खेला जाएगा। मोहसिन नकवी ने राष्ट्रपति दिशानायकों को इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 विश्व कप 2026 से बाहर, जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में एंट्री मार ली। ऑस्ट्रेलिया का टी20 विश्व कप 2026 में सफर समाप्त हो गया। टीम सुपर 8 में जगह नहीं बना पाई। टूर्नामेंट के 32वें मैच में जिम्बाब्वे की टक्कर आयरलैंड से थी। आयरलैंड के जीत से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर 8 की रेस में बरकरार रह पाती। बारिश की वजह से इस मुकाबले में टॉस भी नहीं हो पाया और इसे रद्द करना पड़ा। इससे जिम्बाब्वे को 1 पॉइंट मिल गया और टीम सुपर 8 में पहुंच गई। इसके साथ ही जिम्बाब्वे ने टी20 विश्व कप 2028 में डायरेक्ट क्वालिफाई भी कर लिया। यह सिर्फ दूसरा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 विश्व कप के पहले ही राउंड से बाहर हो गई हो। 2009 में भी टीम ग्रुप राउंड से बाहर हुई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.